ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की रैंकिंग आ चुकी है। इसमें भारत के लिए काफ़ी अच्छी बातें हैं। इसमें हम पूरी दुनिया में इस रैंकिंग में क्या-क्या निकल के आया सब कुछ समझेंगे। इंडिया के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO निकालता है हर साल। और इसमें 139 जो इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड वाइड उनको रैंक किया जाता है। और ये जो रैंकिंग है इस बार की 18th एडिशन है। ये 2007 से इस तरह की जो रैंकिंग है आना शुरू हुई, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अडॉप्शन रेट, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इन सब पे फोकस करती है। इस बार की जो रैंकिंग उसकी थीम है इनोवेशन एट क्रॉस रोड, ये भी ध्यान रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें समझते हैं। बहुत बड़ी सी रिपोर्ट है, सब कुछ उतना काम का होता नहीं है। तो ये GII 2025 में ये हाईलाइट किया गया कि एक स्लोडाउन देखने को मिला है किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इन्वेस्टमेंट में। आपको पता है कि इस समय जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज चल रही हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। युद्ध वगैरह भी बहुत सारे हो रहे हैं और अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है उसकी वजह भी है। तो एक ये देखने को मिला है स्लो डाउन सा। लेकिन अगर ओवरऑल रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट ही है, मतलब नेगेटिव नहीं जा रहे लेकिन स्लो डाउन है। जितना देखा जा रहा है उससे धीरे धीरे तरक्की यहाँ पे हो रही है, किसमें, इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो स्टडी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो देखने को मिली है AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, मतलब इसमें धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ रहे हैं। ये इंडेक्स 80 इंडिकेटर्स का प्रयोग करता है किसी भी इकोनॉमी को रैंक करने के लिए। और ये इनपुट मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मतलब किससे इनोवेशन क्रिएट हो रहा है, और आउटपुट मतलब कि आपने कुछ इनोवेट कर लिया लेकिन उसका रियल लाइफ में या फिर उसका कुछ आउटपुट निकला कि नहीं, दोनों को ये ट्रैक करता है। तो ये दोनों को ट्रैक करके ऐसे 80 इंडिकेटर्स बना रखे जिसके आधार पे रैंक करता है इकोनॉमीज को, फिर ओवरऑल रैंकिंग तैयार होती है। तो ग्लोबल ट्रेंड ये देखने को मिला कि जो R&D ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है 2.9% से 2024 में। 2025 की रिपोर्ट है तो 2024 का सारा डेटा लेकर के चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि 2025 में ये और कम होकर के 2.3% हो जाएगी, जो कि 2010 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे लोएस्ट है। और इस समय भी एक तरीके से आप देखेंगे तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही है इकोनॉमी को लेकर के, युद्ध वगैरह की कंडीशंस हैं, टैरिफ्स वगैरह का इस समय ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट अभी सेटल नहीं है, जिस वजह से जो R&D है या फिर उसमें लगने वाला जो इन्वेस्टमेंट है उतना हो नहीं पा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें टॉप परफॉर्मर की, कौन सी कंट्रीज टॉप 10 में रही, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे है और उनके स्कोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सबसे टॉप पे तो वो है स्विट्जरलैंड 66 स्कोर के साथ, फिर आती है स्वीडन और तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स। एग्जाम के लिए केवल इतना ही जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर थोड़ा और जानना चाहें, जैसे कोरिया चौथे नंबर पे है, सिंगापुर है 5वें पे, UK छठे पे, फिनलैंड 7वें पे, नीदरलैंड 8वें पे, डेनमार्क 9वें पे और 10वें नंबर पे है चाइना। तो आप एक बात इसमें ये समझेंगे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, तो जो यूरोप के देश हैं ना, वहाँ पर इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा और R&D काफ़ी ज़्यादा है और उसका जो नतीजा आपको टॉप 10 में ही देखने को मिलता है। एशिया के भी कुछ देश हैं, जैसे चाइना भी पहली बार टॉप 10 में जगह बना पाया है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, तो ये भी है। और अगर आप उधर देखेंगे अमेरिकन द्वीप की तरफ, तो ये केवल यूनाइटेड स्टेट्स ही इसमें टॉप 10 में जगह बना पाया, टॉप 3 में आ पाया है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये है ग्लोबल रैंकिंग। अब इसमें टॉप 10 में भारत नहीं है, तो भारत की रैंकिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें ना अलग अलग तरीके से रैंक किया गया है। इसमें एक तो ओवरऑल रैंकिंग है और उसके बाद इनकम ग्रुप के आधार पर रैंक किया गया है कि हर एक देश की क्या इनकम ग्रुप है और उस ग्रुप में जितने देश आते हैं उसमें कौन सा देश टॉप पे है। जैसे हाई इनकम ग्रुप के जितने भी देश हैं उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है, स्वीडन दूसरे पे और यूनाइटेड किंगडम तीसरे पे। अगर हम अपर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें तो इसमें चाइना टॉप पे है, थाईलैंड दूसरे नंबर पे, ब्राजील है तीसरे नंबर पे। और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें तो इसमें इंडिया टॉप पे है और वियतनाम है सेकंड नंबर पे। तो इंडिया अभी भी आप देखेंगे तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, नंबर 1 पोजीशन पे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कौन से ग्रुप में नंबर 1 पोजीशन पे हैं। अभी हमारा ग्रुप ही नहीं बदल पाए कि हम अपर मिडिल इनकम ग्रुप में जा सकें। और अगर वहीं लो इनकम ग्रुप की बात करें, जैसे अफ्रीका वगैरह के देश हैं, तो रवांडा, मडागास्कर, मलावी, बुरुंडी, ये सब आते हैं। तो ये ग्रुप के आधार पे है। इसके बाद एक और रैंकिंग इसकी होती है रीजन के आधार पे कि हर एक रीजन में कौन सा देश टॉप पे है। तो इसमें हम सबसे पहले यही देखते हैं सेंट्रल और साउथर्न एशिया। तो इसमें इंडिया आता है टॉप पे, फिर दूसरे नंबर पे ईरान है और तीसरे नंबर पे उज्बेकिस्तान है। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जिसमें इंडिया भी आता है, तो उसमें इंडिया टॉप पे अपने रीजन में। वहीं पर अगर हम साउथ ईस्ट एशिया ओशियाना को देखें तो ये जो पूरा इलाका ये आता है, तो इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहले नंबर पे, दूसरे पे सिंगापुर और तीसरे पे आता है चाइना। और इधर आप आएंगे नॉर्थ अमेरिका में और यहाँ लैटिन अमेरिका में, तो आप देख सकते हैं। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने रीजन का आप जान करके रखें कौन टॉप में आ रहा है।
अब हम बात करते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस की कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इंडिया ने इस साल 38th पोजीशन लाई है। 2024 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 39 थी। तो एक पोजीशन हम ऊपर ही आए हैं, अच्छी बात है। और अगर आप इसे थोड़ा ब्रॉड करके देखेंगे, 2015 में हमारी पोजीशन 81st थी, 2020 में 48th थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जंप भारत ने लिया है 2025 में। 10 साल में भारत की जो पोजीशन है 81st से 38th पोजीशन पे आ चुकी है इनोवेशन के क्षेत्र में। और ये भी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया कुछ ऐसे रैंकिंग है जिसमें नंबर 1 पे है, जिसमें आता है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया रीजन, इसमें इंडिया नंबर 1 पे है। और ये बताता है भारत में जो R&D या हाईटेक एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स हो रही हैं, पेटेंट वगैरह जो फाइल हो रहे हैं और जो इस तरह के पेपर्स निकल रहे हैं, उसमें सुधार आया है, जिसकी वजह से जो इंडिया की रैंकिंग है अब वो टॉप 50 में आ चुकी है और सस्टेन भी कर रहा है इंडिया। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, इंडिया और वियतनाम दो ऐसे देश हैं जो पिछले 15 सालों से आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस इंडेक्स में। मतलब उनकी रैंकिंग नीचे नहीं जा रही, उनकी रैंकिंग दर दिन हर साल जो वो ऊपर ही बढ़ती जा रही है, उनमें अच्छा डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे, एक यहाँ पे रिपोर्ट और आई थी क्लस्टर को लेकर के, इनोवेशन क्लस्टर। मतलब यहाँ पे कि हर एक देश में कुछ ऐसे भाग होते हैं ना जहाँ पे बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा होता है। तो उसको लेकर के ये था कि चाइना में इस तरह के जो इनोवेशन क्लस्टर हैं वो सबसे ज्यादा हैं, 24 हैं चाइना में। आप अगर देखें, मैं आपको अगर पूरा मैप इसका दिखाऊंगा तो आप देखेंगे पूरा चाइना का ये वाला पार्ट एकदम आपको ब्राइट दिखेगा। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें 22 ऐसे क्लस्टर्स हैं जहाँ इनोवेशन हो रहा है। जर्मनी में 7 हैं ऐसे क्लस्टर। इंडिया और यूके में ऐसे 4 क्लस्टर हैं। तो इंडिया में बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है और मुंबई है। तो ऐसे ये 4 क्लस्टर्स आते हैं इंडिया के। और अगर आप रैंकिंग की बात करोगी तो इंडिया में जो सबसे अच्छा बेहतरीन जो परफॉर्मिंग क्लस्टर है वो बेंगलोर का 21 नंबर पे आता है ग्लोबली। तो क्लस्टर्स को टॉप 100 में ऐसे करके रैंक किया गया, जिसमें जो रैंक 1 पे है वो चाइना का शेंजन हांगकांग ग्वांगझाओ वाला क्लस्टर है वो आता है। रैंक 2 पे टोक्यो योकोहामा आता है। और अगर बेंगलुरु की बात करेंगे तो वो रैंक 21 उसको मिली है। इंडिया में सबसे बेहतरीन बेंगलुरु ही है। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया की जो पूरी परफॉर्मेंस है उसको 7 पिलर में बांटा गया है और 7 पिलर के अपने अलग अलग यहाँ पे रैंक मिली है। तो अगर इन रैंक में अगर थोड़ा बहुत और ट्वीक और सुधार हो तो आप पाएंगे कि इंडिया की रैंक अंडर 30 भी आ सकती है। सबसे पहले बात करें पिलर नंबर 1 जो कि क्या है, इंस्टीट्यूशंस, उसमें इंडिया को 58th रैंक मिली है। मतलब आप ये पाएंगे कि इंडिया की रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छी नहीं है। मतलब जो हमारे यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बने हैं, जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, अगर उसमें थोड़ा और सुधार किया जाए तो और बेहतरीन हमको रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में मिल सकती है। वहीं ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च की बात करें तो उसमें 54th रैंक मिली हुई है, जो कि बताता है कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो ह्यूमन कैपिटल है काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन हम एक ये भी चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं इंडिया में रुकते ही नहीं हैं। 54th रैंक इसमें है। वहीं बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में तो भारत को 61st नंबर मिला है, जो कि बहुत खराब रैंकिंग, सबसे खराब रैंकिंग में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रैंकिंग आती है, जो कि ये बताता है कि भारत में जो फिजिकल और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है अगर हमें चाइना से compete करना है। तो अभी आपने 1-2 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, बेंगलुरु से एक बहुत बड़ी कोई ट्रक की कंपनी है ब्लैक बक करके, वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे कहीं और। क्यों? क्योंकि भाई उनके सड़क पे इतने गड्ढे मिल रहे हैं जिसको कोई सुधारने वाला भी नहीं है, कंप्लेन करने के बावजूद भी। तो इस तरह का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बंगलोर में रखेंगे जो इंडिया का सबसे बड़ा इनोवेटिव क्लस्टर है, तो ऐसे में आप कैसे सुधार पाएंगे कि आप ये सोचेंगे रैंकिंग में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। वहीं पे कुछ अच्छे भी यहाँ पे आपको परिणाम मिलते हैं, जैसे मार्केट सोफिस्टिकेशन को देखेंगे, 38th नंबर इंडिया उसमें 38th रैंक पे आता है। मतलब ये बताता है भारत की जो मार्केट है कितनी ज़्यादा बड़ी है, उसमें स्केल डायनामिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से उसमें रैंकिंग अच्छी है। वहीं अगर बात करें बिजनेस सोफिस्टिकेशन में तो उसमें भी भारत की रैंकिंग सबसे बुरी है, 64th नंबर पे है, जो कि ये बात करता है भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो इस अभी जैसे जीएसटी वगैरह के रिफॉर्म हुए हैं तो उससे थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन इस तरह के बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ग्राउंड लेवल पे जिससे इंडिया की रैंकिंग में सुधार हो। ये बहुत ज़्यादा खराब, इंडिया की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा खराब बिजनेस सोफिस्टिकेशन है। वहीं पे सबसे बेटर जो रैंकिंग है वो नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट में है, जो कि 22nd नंबर पे है। मतलब ये बताता है कि हमारे इंडिया में जो नॉलेज है उसकी कमी नहीं है, नॉलेज क्रिएशन सबसे बेस्ट में से है। और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल आउटपुट है, मतलब हम कुछ इनोवेट कर रहे हैं लेकिन उस इनोवेशन से हम उसका आउटपुट भी दे रहे हैं जो कि रियल लाइफ में काम आ रहा है, उसमें हमारी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। तो आप ये सोचिए कि अगर हमारे नॉलेज अच्छी है और ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च हम थोड़ा और अच्छा कर लें तो हमारी रैंकिंग में कितना सुधार हो सकता है। वहीं पे अगर क्रिएटिव आउटपुट की बात करें तो 42nd नंबर पे आते हैं हम।
तो मतलब ये एक बीच की स्थिति है, हमें थोड़ा और इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो ये 7 पिलर्स हैं जिसपे इंडिया को रैंक किया गया है। तो की स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट हमारी की स्ट्रेंथ है, जिसमें हम लीड कर रहे हैं, 22nd नंबर पे हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा और बेहतर करेंगे तो इसमें हम और अच्छा कर सकते हैं। मार्केट सोफिस्टिकेशन हमारा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ 1.7 लाख स्टार्टअप्स हैं, सब 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो ये बताता है कि हमारा मार्केट काफ़ी स्केल करने वाला है और बहुत डायनेमिज्म है मार्केट में। और इनोवेशन क्लस्टर्स की बात करें, जो मैं आपको बता रहा था, टॉप 100 में भारत के 4 जो एक ऐसे शहर हैं जो कि इसमें आते हैं, जैसे बेंगलुरु 21 नंबर पे, दिल्ली है 26 पे, मुंबई 46 पे और चेन्नई है 84 पे। मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अब इसमें एक और क्लस्टर ऐड हो सकता है अगर उस पर थोड़ा और अच्छे से ध्यान दिया जाए, वो है हैदराबाद का। तो हैदराबाद का जो क्लस्टर है वो भी ऐड हो सकता है टॉप 100 में, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फिर अगर हम बात करें एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट की, बिजनेस सोफिस्टिकेशन सबसे बुरा है हमारा, 64 नंबर पे हम रैंक कर रहे हैं, मतलब 139 में 64 नंबर पे हम रैंक कर रहे हैं। हमारी जितनी रैंकिंग है उसमें सबसे बुरा यही है, जो कि ये बताता है कि जो हमारे गैप्स हैं इंडस्ट्री एकेडमिया के कोलैबोरेशंस हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो कि 61 नंबर पे है, जो कि हमारी एनर्जी, डिजिटल एक्सेस, इन सारे चैलेंजेस को दिखाता है। बहुत सारे फिजिकल डिजिटल बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जो इसको पॉइंट आउट करता है। वहीं इंस्टीट्यूशन पे 58 नंबर पे हम आते हैं। हमें ज़्यादा बेटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इसमें और अच्छा कर सकें। और ये जो मैंने आपको बताया कि भारत 15 लगातार सालों से डेमोन्स्ट्रेट ये कर रहा है कि वो बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है इनोवेशन के फील्ड में। भारत और वियतनाम 15 लगातार सालों से आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस इंडेक्स को, ये इस रिपोर्ट में बात बताई गई है। अगर हम बात करें, ये जो हमारी रैंकिंग 81st से 38th पोजीशन पे आ रही है, हर साल बढ़ ही रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो जैसे भारत सरकार कुछ प्रोग्राम, जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, जिसके जरिए फंडिंग, टैक्स एग्जम्पशन, क्रेडिट गारंटी, ये सब मिलता है, स्टार्टअप्स को बढ़ने का मौका मिलता है। अटल इनोवेशन मिशन आपको पता होगा कि ये भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें स्कूल लेवल से लेकर के आपका जो बिजनेस स्टार्टअप है वहाँ तक की पूरी थिंकिंग होती है। जैसे अटल टिंकरिंग लैब जो है स्टैब्लिश कराई जाती है स्कूलों में 6 से 12 तक के, जहाँ पे बच्चों को ही रोबोटिक्स और जितने भी इस तरह के टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैक्टर्स हैं उनकी लैब स्टैब्लिश कराई जाती है कि बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़े नहीं बल्कि उसको एक्चुअल में करके देखें भी। इसी तरह जो स्टार्टअप्स हैं उनके इंक्यूबेटर्स जो है खोले जाते हैं, जहाँ पे उनको मेंटरशिप मिल सके, जो फंडिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। तो वो सारी चीज़ें चलती है, नीति आयोग के तहत काम करता है। इसी में एक आता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, निधि। निधि ये जो है ये भी सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को, ताकि उनको फंडिंग, मेंटरशिप दोनों मिल सके। फंडिंग मिल जाए, मेंटरशिप ना हो तो फिर हाल बहुत बुरा हो जाता है। और कुछ अदर की एफर्ट्स हैं, जैसे एक अग्नि मिशन है, फिर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है फॉर एडवांस रिसर्च, कि जो इसमें क्वालिफाई करते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जिससे वो रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, उनके आड़े फंड वगैरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये सब कुछ प्रोग्राम है, लेकिन इनमें और ज़्यादा तेज़ी करने की जरूरत है अगर हमें रियली में चाइना जैसे बनना है या फिर चाइना से कम्पीट करना है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, वो तरक्की कर रहा है और हम इस रेस में थोड़ा पीछे छूट रहे हैं। हालांकि हमारी तरक्की अच्छी है, लेकिन इसे और थोड़ा बल देने की जरूरत है। बाकी आपका क्या ओपिनियन, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।